तो देखते हैं आज का एडिटोरियल, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन, कानून और जो आम जनता होती है उसके विचार। अभी हाल ही में क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला दिया गया है और इस फैसले में ये बात कही गई है कि ये जो एजी पेरारीवलन, एजी कौन है? एजी पेरारीवलन। एजी पेरारीवलन दोषी हैं, राजीव गांधी हत्या के मामले में जो है ये दोषी हैं और इनको इनकी रिलीज़ के ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। द रिलीज़ ऑफ पेरारीवलन इज नो एंडोर्समेंट, कि पेरारीवलन को रिलीज़ करना, रिहा करना, ये कोई समर्थन नहीं है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन। ऑफ एनी क्लेम ऑफ हिज इनोसेंस, क्लेम का मतलब हुआ दावा, इनोसेंस का मतलब है कि भाई आप जो है आपने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, आप बिल्कुल निर्दोष हो। तो यहाँ पे एडिटोरियल हमें बताता है कि पेरारीवलन की रिलीज़ के जो ऑर्डर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि भाई पेरारीवलन जो है पूरी तरीके से इनोसेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है सहारा लेना, जैसे कोई कानून है या कोई पावर आपके पास है उसका इस्तेमाल करना। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण पावर का प्रयोग करते हुए टू ऑर्डर द रिलीज़ ऑफ, और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया है द रिलीज़ ऑफ एजी पेरारीवलन, और अपने ऑर्डर में कहा है कि भाई एजी पेरारीवलन को रिहा किया जाए। कौन है एजी पेरारीवलन? वन ऑफ द 7 कन्विक्ट्स, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, अपराधी, इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक वध, किसी की राजनीतिक हत्या की जाती है, राजनीतिक वध किया जाता है, उसे हम बोलते हैं असैसिनेशन। तो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो 7 दोषी हैं उन्हीं में से एक है एजी पेरारीवलन। फॉर, यहाँ पे फॉर आया है एजी पेरारीवलन के लिए। फॉर हुज फ्रीडम, यानी कि एजी पेरारीवलन की फ्रीडम के लिए, हिज मदर, उसकी माँ, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, कई राजनीतिक पार्टीज, एंड वास्ट सेक्शंस, वास्ट का मतलब हो गया यहाँ पे ह्यूज, विशाल, सेक्शन का मतलब हो गया तबका, समुदाय, ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि कई पब्लिक ओपिनियन हमें देखने को मिले हैं, कई लोगों ने जो है विचार व्यक्त किया है इस बात के लिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस बात के लिए अपने विचार दिए हैं, और स्वयं पेरारीवलन की जो माँ है, इन सब ने जो है प्रयास किए हैं पेरारीवलन की रिहाई के लिए। हैव बीन, तो ये सब जो है कैंपेनिंग, कैंपेन करने का मतलब होता है अभियान चलाना। फॉर ईयर्स, यानी कि कई सालों से ये लोग जो हैं पेरारीवलन की रिहाई के लिए अभियान चलाते रहे हैं। द सुसाइड बॉम्बिंग दैट टुक, यानी कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी राजीव गांधी हत्या केस में, क्या हुआ था कि एक तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही बम धमाके से उड़ा लेता है ना, अपने आप को ही बम धमाके से उड़ा लेता है और उसके पास में जो व्यक्ति है वो भी मारा जाता है। तो ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, दैट टुक द लाइफ ऑफ राजीव गांधी, इस सुसाइड बॉम्बिंग ने क्या किया, राजीव गांधी की जान ले ली। अलॉन्ग विथ, राजीव गांधी की जान गई, सुसाइड बॉम्बर की जान गई, इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विथ दैट ऑफ 15 अदर्स, 15 अन्य लोग थे, वे भी इस सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, यानी कि 15 अन्य लोगों में और कौन कौन शामिल है? 9 पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि 9 पुलिस के व्यक्ति मारे गए। ऑन तमिल सॉइल, है ना, तमिल ज़मीन पर, है ना, तमिलनाडु के लिए कहा गया है। कॉज्ड का मतलब है कारण होना। अ ग्रेट डील ऑफ रिवल्शन, देखो रिवल्शन का मतलब होता है विकर्षण, कि कोई चीज़ जो आपको, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नफ़रत महसूस हो, है ना, विकर्षण महसूस हो। इन द स्टेट, तो इस घटना के कारण क्या हुआ था कि पूरे राज्य में हमें क्या देखने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत की फीलिंग या विकर्षण की भावना देखने को मिली थी।
बट दिस सेंटिमेंट, लेकिन ये जो रिवल्शन की फीलिंग थी, ये जो विकर्षण की भावना थी, सेंटिमेंट का मतलब होता है फीलिंग, भावना, अबेटेड, अबेट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, विथ द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय गुजरने के साथ ये जो रिवल्सन की फीलिंग थी ये धीरे धीरे कम हुई। पेरारीवलन ड्रू, ये ड्रू इसका मतलब होता है खींचना, जैसे ध्यान खींचना। मच पब्लिक सिंपैथी, पेरारीवलन जो था इसने लोगों की सहानुभूति बहुत ज़्यादा खींची। क्यों? लार्जली, मुख्यतया इसलिए, ड्यू टू के कारण, द फैक्ट इस तथ्य के कारण पेरारीवलन ने लोगों की सिंपैथी जो है खींची। क्यों? दैट ही वॉज ओनली 19, कि पेरारीवलन की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। वैन ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड, देखो एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है शामिल होना। वैन ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द असैसिनेशन प्लॉट, प्लॉट का मतलब है एक तरीके से ये जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, यानी कि ये जो राजनीतिक वध की योजना थी, इसमें पेरारीवलन को शामिल किया गया। कब? जब वह मात्र 19 वर्ष का था। इस कारण पब्लिक सिंपैथी जो है पेरारीवलन को काफ़ी ज़्यादा मिली। एंड लेटर रिविलेशंस, और बाद में इस तरह के खुलासे हुए। रिविलेशन का मतलब होता है खुलासा, लेटर यानी बाद में। दैट अ पोर्शन का मतलब है हिस्सा, ऑफ हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट, देखो कन्फेशनल स्टेटमेंट में क्या करते हो? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप अपने अपराध को स्वीकारते हो, है ना। कन्फेस करने का मतलब होता है स्वीकारना, कि हाँ भाई ये अपराध मैंने किया है, ये गलती मुझसे हुई है। वाज इम्प्रूव्ड बाय, बाद में इस तरह के खुलासे हमें देखने को मिले कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट पेरारीवलन के द्वारा दिया गया था, उसका एक हिस्सा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, उसको सुधारा गया बाय अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या किया गया? पेरारीवलन के कन्फेशनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करते हुए, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो था ना पेरारीवलन को, उसको लिंक किया गया, उसको जोड़ दिया गया हिज परचेज ऑफ अ बैटरी, यानी कि ये जो पुलिस ऑफिसर था इसने क्या किया कि पेरारीवलन के कन्फेशनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करते हुए, उसमें और ज़्यादा सुधार करते हुए, उसके स्टेटमेंट को जो है इस बात से कनेक्ट कर दिया। किस बात से? परचेज ऑफ अ बैटरी, ये कहा गया कि भाई पेरारीवलन ने बैटरी को परचेज किया था। टू द वन यूज्ड, उस बैटरी को परचेज किया था, यूज्ड इन द बेल्ट बॉम्ब, यानी कि जिस बेल्ट का प्रयोग किया गया था ना, जिस बेल्ट के माध्यम से सुसाइड बॉम्बर के साथ में बॉम्ब को बांधा गया था, तो वो वहाँ पर उस बेल्ट में वो जो बैटरी यूज़ की गई थी, वो बैटरी पेरारीवलन ने परचेज़ की थी। दैट वाज यूज्ड इन द सुसाइड बॉम्बिंग, यानी कि द बैटरी टू द वन यूज्ड इन द बेल्ट बॉम्ब दैट वाज यूज्ड इन द सुसाइड बॉम्बिंग, यानी कि वो बॉम्ब जो सुसाइड बॉम्बिंग के दौरान यूज़ किया गया था, उस बॉम्ब को जिस बेल्ट से बांधा गया था, वहाँ जो बैटरी इस्तेमाल की गई थी, उस बैटरी को परचेज़ किया था पेरारीवलन ने। इस बात को जो है ऐसा इम्प्रूवमेंट किया गया मिस्टर पेरारीवलन के कन्फेशनल स्टेटमेंट में, और एक पुलिस ऑफिसर द्वारा इसको इम्प्रूव किया गया। तो ऐसी बात भी सामने आई बाद में। बट इसेंशियली, लेकिन आवश्यक रूप से, द वर्डिक्ट ऑफ द 3 मेंबर बेंच, कि देखो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, ऑफ द 3 मेंबर बेंच, कि 3 सदस्यीय बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है, इज एन इंडाइटमेंट। देखो इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट जो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करता है, या फिर कोई स्टेटमेंट जो ये बताता है कि कोई पॉलिसी या कोई सिस्टम या कोई सोसाइटी गलत है। इज एन इंडाइटमेंट ऑफ द डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ का सम्मान नहीं करते। फॉर, डिसरिगार्ड का मतलब हो गया एक तरीके से अवमानना, आप किसी का जो है रेस्पेक्ट नहीं करते। फॉर फेडरल नॉर्म, फेडरल नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान। फेडरल नॉर्म्स का मतलब हो गया कि भाई ये जो संघीय प्रावधान है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलके काम करती हैं। इन द डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, मन माना। इन एक्शन का मतलब है आपने एक्शन नहीं लिया। तो कुल मिला के अभी हाल ही में
3 सदस्यीय बेंच के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, ये इस बात का इंडाइटमेंट है, ये इस तरह का स्टेटमेंट है जो इस बात को क्रिटिसाइज़ करता है, किस बात को, इस बात को क्रिटिसाइज़ करता है कि क्या किया गया, ये किया गया कि जो हमारे फेडरल नॉर्म्स हैं उनकी जानबूझकर अवमानना की गई, एक्शन नहीं लिया गया, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। दैट राजभवन डिस्प्लेड, डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शित करना किसी चीज़ को, राजभवन के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया। राजभवन क्या है, राजभवन होता है राज्यपाल का आधिकारिक निवास, उसे हम बोलते हैं राजभवन। तो यानी कि राज्यपाल की तरफ से या राजभवन ने ऐसा प्रदर्शित किया, क्या प्रदर्शित किया, राजभवन ने या राज्यपाल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पेरारीवलन मामले में, जानबूझकर जो है एक्शन नहीं लिया गया। तो इसके तहत ये देखा गया कि भाई जो हमारे फेडरल नियम हैं उनकी अवमानना की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया। व्हेन प्रेजेंटेड विथ, प्रेजेंट विथ का मतलब है जब सामने बात को प्रस्तुत किया गया, अ कैबिनेट एडवाइस, देखो राज्यपाल का काम होता है कि मंत्रिमंडल उसे जो सलाह देता है उस सलाह के अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन लेता है। अ कैबिनेट एडवाइस टू रिलीज़ देम, तो कुल मिला के जो राज्यपाल थे उन्हें कैबिनेट के द्वारा एडवाइस दी गई, मंत्रिमंडल के द्वारा सलाह दी गई, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सलाह दी गई थी टू रिलीज़ देम इन 2018, यानी कि 2018 में ये राजीव गांधी की हत्या के जो दोषी हैं इनको रिहा करने के संबंध में कैबिनेट के द्वारा एडवाइस दी गई थी, मंत्रिमंडल के द्वारा एडवाइस दी गई थी राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल ने जो है किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, डेलिबरेट, जानबूझकर जो है इन एक्शन, जानबूझ के जो है कोई एक्शन नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भाई ये गलत है और इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को अभी हाल ही में ये फैसला देना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा कि भाई हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है क्या कि जो हमारे फेडरल प्रावधान हैं उनकी अवमानना हुई है, उनका डिसरिगार्ड किया गया है। गोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट, कि भाई केंद्रीय सरकार के द्वारा, है ना, संघीय सरकार के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट आर्गूमेंट्स, कि संघ सरकार के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं अगर उन तर्कों पर हम नज़र डालें, गो बाय का मतलब होता है अगर आप इन चीज़ पर ध्यान दो, इन चीज़ को देखो, ये जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं इन्हें अगर आप देखो। वन कैन डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना, दैट इट वाज द सेंटर्स गाइडिंग हैंड, तो कोई भी इस बात में जो है क्लियर कट तरीके से अंतर देख सकता है। दैट इट वाज द सेंटर्स गाइडिंग हैंड, सेंटर्स गाइडिंग हैंड का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार ने गाइड किया, केंद्र सरकार ने जो है निर्देश दिए, किस संबंध में, दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा 2018 में राज्यपाल के सामने इन लोगों की, यानी कि ये जो दोषी व्यक्ति हैं इनकी रिहाई के संबंध में जो है विचार रखे गए थे, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो क्यों नहीं लिया गया एक्शन, ये एक्शन इसलिए नहीं लिया गया, हम क्लियर कट ये देखते हैं, कोई भी व्यक्ति इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अंतर देख सकता है। इट वाज सेंटर्स गाइडिंग हैंड, कि केंद्र सरकार का हाथ था किस बात में, दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, कि ये जो डिले हमें देखने को मिला, इस डिले में जो है जिम्मेदार थी कौन, केंद्र सरकार, यानी कि जो कुछ हुआ काफ़ी हद तक केंद्र सरकार के इशारों पर हुआ। द देन गवर्नर, उस समय के जो गवर्नर थे, उस समय के जो राज्यपाल थे ना, यानी कि 2018 की बात हो रही है, हैड रिफर्ड द कैबिनेट, द देन गवर्नर हैड रिफर्ड द कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, कि उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था, रिफ़र का मतलब है कि भाई आपने रिफ़र कर दिया, तो आपके पास जो मामला आया उसे आपने और ऊपर भेज दिया। टू द रिफर द कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह उस समय गवर्नर को दी गई थी, उस सलाह को क्या किया, उस समय के गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास जो है रिफ़र कर दिया फॉर अ डिसीजन, यानी कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास पूरा मामला भेज दिया और कहा गया कि भाई राष्ट्रपति जो है ये डिसीजन ले इस मामले में। द सेंटर टू आर्ग्यूड, केंद्र सरकार ने भी ये आर्ग्यू किया है, ये तर्क दिया है, दैट
केसेस इन्वॉल्विंग मर्डर, कि ऐसे मामले जो कि मर्डर से संबंधित हैं। अंडर द आईपीसी, आईपीसी के तहत मर्डर के जो मामले हैं, केम अंडर द प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब जैसे मैं कहूँ आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है, तो इसका मतलब है आपके पास कुछ पर्टिकुलर विशेषाधिकार है ना, ओनली आपके ही पास हैं, उनको कहेंगे एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, यहाँ जुरिस्डिक्शन का मतलब है न्याय शास्त्र से संबंधित। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है माफ़ कर देना, छूट देना। रेमिशन ऑफ लाइफ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस का मतलब है उम्र कैद, यानी कि उम्र कैद के जो मामले होते हैं ना, जो जुरिस्डिक्शन का मतलब न्याय शास्त्र से संबंधित भी है। जुरिस्डिक्शन का मतलब है आपका अधिकार क्षेत्र, है ना, अधिकार क्षेत्र भी होता है कि भाई कौन कौन सी बातें जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो केंद्र सरकार ने ये तर्क दिया कि मर्डर से संबंधित जो मामले हैं आईपीसी के, वे राष्ट्रपति के अधिकार में आते हैं, यानी कि इन मामलों में राष्ट्रपति, अगर उम्र कैद है तो उम्र कैद में कितनी छूट देनी है, कितनी माफ़ी देनी है, ये डिसीजन राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। द कोर्ट हैज़ पुट एन एंड टू, इसका मतलब है समाप्त कर देना, कि अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या किया गया है, विराम लगा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। टू ऑल डाउट्स, कि भाई कई सारे संदेह थे, उन संदेह पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है विराम लगा दिया है। बाय होल्डिंग, होल्ड का मतलब है इस बात को मेंटेन करते हुए, इस बात को कायम करते हुए, होल्डिंग दैट द गवर्नर इज़ बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बंधे होना, जैसे मैं कहूँ कि भाई आप कानून से बंधे हुए हो। इज बाउंड बाय द स्टेट कैबिनेट्स एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है कि जो गवर्नर है वह बंधा हुआ है, किस चीज़ से, स्टेट कैबिनेट्स एडवाइस, यानी कि राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह गवर्नर को दी जाती है, उस सलाह से गवर्नर बंधा हुआ है, यानी कि गवर्नर को कैबिनेट एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपना एक्शन करना चाहिए। व्हेन एक्टिंग अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का अनुच्छेद 161 जो है उसके तहत गवर्नर इस बात के प्रति बाध्य है कि वह स्टेट कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार अपना एक्शन ले। दैट हिज रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट वाज इनिमिकल, देखो इनिमिकल का मतलब होता है प्रतिकूल होना, विरोधी होना। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है दैट हिज रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दिया था मामला 2018 में। तो ये जो एक्शन था गवर्नर का, ये एक्शन जो था वो प्रतिकूल था, विरोधी था टू द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान की जो स्कीम है, यानी कि संविधान के जो नियम हैं, उन नियमों के प्रतिकूल था गवर्नर का एक्शन जो उन्होंने 2018 में लिया। और उस एक्शन के तहत उन्होंने क्या किया, मामला राष्ट्रपति को रेफ़र कर दिया। जबकि करना क्या चाहिए था गवर्नर को, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें जो है एक्शन लेना चाहिए था मंत्रिमंडल की सलाह पर। एंड दैट रेमिशन रिमेन्स फर्मली, और ये जो माफ़ी है ना, रेमिशन का मतलब हुआ माफ़ी या छूट दे देना, जैसे मान लो किसी को कैद हुई है, सज़ा हुई है, तो उसमें माफ़ी या छूट। रिमेन का मतलब है बने रहना। फर्मली का मतलब है बहुत ही मजबूत रूप से। अंडर द स्टेट्स जुरिस्डिक्शन इन दिस केस, तो कुल मिला के इस केस के मामले में अगर हम बात करें तो राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है, उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही आती है यह बात कि रेमिशन दिया जाए या न दिया जाए। इवन वैन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यहाँ तक कि, इवन वैन का मतलब है यहाँ तक कि जो संवैधानिक पीठ है, वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करते हुए, लीगल क्वेश्चंस ओवर द स्टैट्यूटरी पावर, स्टैट्यूटरी पावर का मतलब होता है कानूनी अधिकार। लीगल क्वेश्चंस है ना, लीगल क्वेश्चंस का मतलब यही है कानूनी अधिकार। लीगल क्वेश्चंस ओवर द स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हो वैधानिक, है ना।
ऑफ रेमिशन अंडर द CRPC, कि भाई CRPC के तहत जो रेमिशन से जुड़ी हुई कानूनी पावर्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो कानूनी क्वेश्चंस हैं, उनको हल करते हुए बेंच के द्वारा इस बात को होल्ड किया गया, हेल्ड मतलब इस बात को कायम करना, इस बात को मेंटेन करना, दैट द रिलीज ऑफ दीज कन्विक्ट्स, कि इन दोषियों की जो रिहाई है, रिलीज ऑफ दीज कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, वुड रिक्वायर, इन दोषियों की रिहाई के लिए ज़रूरत होगी, ऐसा बेंच के द्वारा कहा गया, द सेंटर्स कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति, यानी कि इन दोषियों की रिहाई के लिए केंद्र की सहमति की ज़रूरत होगी। इट हैड मेड इट क्लियर, बेंच के द्वारा ये बात भी क्लियर कर दी गई थी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक पावर्स हैं आर्टिकल 72 के तहत, एंड द गवर्नर, और गवर्नर की जो पावर है आर्टिकल 161 के तहत, रिमेन अनटच्ड, ये मतलब अनटच्ड बनी हुई है ना, कि भाई ये जो है दोनों पावर्स बिल्कुल अलग अलग हैं और ये अनटच्ड हैं। मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 एंड द गवर्नर आर्टिकल 161 रिमेन्स अनटच्ड, है ना, कि भाई इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, ये अनटच्ड बनी हुई है। इन द लाइट ऑफ दिस, यानी कि इस प्रकाश में, इन बातों को ध्यान में, इन द लाइट ऑफ दिस का मतलब होता है कि जो बातें हमारे सामने हैं, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, इनके प्रकाश में, है ना, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एंड द पोजीशन दैट रेमिशन पावर्स, और इस बात को देखते हुए ना, इस एंड द पोजीशन दैट रेमिशन पावर्स, कि रेमिशन से संबंधित जो पावर हैं, माफ़ी से संबंधित जो पावर्स हैं, आर एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करना, जैसे आपको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग करना, आर सोलली का मतलब है ओनली, ऑन कैबिनेट एडवाइस, और ये जो पावर दी गई है यानी कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को ये जो पावर दी गई है, यानी कि ये जो रेमिशन पावर है, इसका प्रयोग किया जाता है कैबिनेट एडवाइस के आधार पर। देयर वाज नो इन्फॉर्मिटी, देखो फॉर्म FIRM, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही मजबूत है, इन्फॉर्मिटी का मतलब है जो वीक है, कमज़ोर है। इन द स्टेट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर इन 2018 फॉर देयर रिलीज, देयर वाज नो इन्फॉर्मिटी, यानी कि पूरी तरीके से मजबूती के साथ बात को रखा गया था राज्य की तरफ से, है ना, रिकमेंडेशन यानी कि राज्य की तरफ से अनुशंसा की गई थी इस बात की, गवर्नर से ना, गवर्नर के सामने इस बात की अनुशंसा की गई थी राज्य की तरफ से इनकी रिहाई के लिए ना, और ये जो अनुशंसा की गई थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से की गई थी, देयर वाज नो इन्फॉर्मिटी, और जब मंत्रिमंडल के माध्यम से ये अनुशंसा की गई थी, ये बात रखी गई थी, तो राज्यपाल को इस बात पर एक्शन लेना था। वाइल द बेंच हैज़ डन वेल, वाइल जबकि हम ये देखते हैं कि ये जो संवैधानिक पीठ है इसने बहुत अच्छा किया, टू पुट एन एंड टू डाउट्स, उन संदेहों पर विराम लगा दिया, अबाउट के बारे में, अबाउट द गवर्नर्स रेमिशन पावर, कि राज्यपाल की जो रेमिशन पावर है उससे जुड़े हुए जो भी डाउट्स थे उन डाउट्स को ख़त्म कर दिया अभी हाल ही में बेंच ने अपना फैसला देते हुए। एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज, यानी कि गवर्नर को रेमिशन से संबंधित जो पावर दी गई है, और मैनर का मतलब है तरीका, और किस तरीके से इन पावर का जो है प्रयोग किया जाए, एक्सरसाइज का मतलब है जो पावर आपके पास है उसका प्रयोग करना, तो इससे जुड़े हुए जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को सॉल्व कर दिया बेंच ने। अ स्टिकिंग पॉइंट रिमेन्स, देखो स्टिकिंग पॉइंट का मतलब है जैसे मान लो आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो उस डिस्कशन में कौन सी ऐसी बात है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कौन सी ऐसी बात है जो डिस्कशन में प्रोग्रेस नहीं होने दे रही, तो अभी भी एक पॉइंट है जो कि बचा हुआ है ना, अ स्टिकिंग पॉइंट रिमेन्स, अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा बिंदु है जो बचा हुआ है। क्या है वो बिंदु? नथिंग हैज़ बीन सेड, कुछ भी नहीं कहा गया है, किस बारे में? ऑन
व्हाट शुड बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, व्हेन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम फॉर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। अब देखो, रेमिशन पावर दी गई है प्रेसिडेंट को और राज्यपाल को, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं है इनके लिए। यानी कि रेमिशन से जुड़ी हुई कोई याचिका अगर गवर्नर के पास आती है या राष्ट्रपति के पास आती है, तो ये उस याचिका पर अनिश्चित काल तक फैसला सुनाने के लिए उसे रोक सकते हैं। यानी कि टाइम लिमिट कोई सेट नहीं है कि भाई कितनी टाइम में उनको फैसला देना है। तो इस बारे में अदालत की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। व्हेन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम फॉर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज सिनिकली, देखो सिनिक का मतलब क्या होता है, सनक। सिनिकली का मतलब है सनक पूर्ण ढंग से, है ना, कि भाई आपके मन में आ गई मौज आपकी, सनक। एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कि एडवांटेज लेना, शोषण करना, फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का। सिनिकली एक्सप्लॉइटेड टू इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली डिले, अनिश्चित काल के लिए जो है देरी कर देना, डिले। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यकारी, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। तो यहाँ पे इस बात को कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जो हैं, कभी कभी क्या होता है, ये सनक पूर्ण तरीके से एडवांटेज लेते हैं इस बात का, और वो क्या करते हैं, इनडेफिनेटली डिले एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, कि जो कार्यकारी निर्णय उन्हें लेना चाहिए उस निर्णय को लेने में वे अपने बहुत ही ज़्यादा देरी कर देते हैं। तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बारे में कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, यह अव्यवहारिक है, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर एवरी मैटर टू बी एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब होता है और ऊपर बढ़ा देना, किसी चीज़ को और ऊपर ले जाना, टू द पॉइंट। अब ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ही अव्यवहारिक है कि किसी भी मामले को इस हद तक ऊपर बढ़ा दिया जाए, ऊंचा उठा दिया जाए इस मामले को, टू द पॉइंट दैट द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इन्वोक, कि किसी भी मामले को आप इस हद तक ऊंचा ले जाते हो, इस हद तक बढ़ा देते हो कि सुप्रीम कोर्ट को सहारा लेना पड़ता है अपनी असाधारण शक्तियों का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी असाधारण पावर्स का प्रयोग करना पड़ता है। इस हद तक हमें किसी भी मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई कोई भी मामला आया और उसको इस हद तक हमने एस्केलेट कर दिया कि उसको उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ती है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है बार बार अगर हम ऐसा ही करते हैं तो। अंडर आर्टिकल 142, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष पावर्स हैं, तो उन पावर्स का बार बार सुप्रीम कोर्ट को प्रयोग करना पड़े, इस हद तक हम किसी भी मैटर को बढ़ा देते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। हाउएवर, हालांकि द जजमेंट शुड नॉट बी सीन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जजमेंट दिया गया है इसको नहीं देखा जाना चाहिए एज, इस रूप में, एनी एंडोसमेंट, एंडोसमेंट का मतलब है समर्थन, ऑफ द क्लेम्स ऑफ इनोसेंस ऑफ द कन्विक्ट्स इन द डास्टर्डली कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना, जैसे काकोरी षड्यंत्र है ना, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। और डास्टर्डली का मतलब है जो कि बहुत ही बुरा है ना, उसको हम कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक्शन जो है डास्टर्डली है, डास्टर्डली जो है ना एक एडजेक्टिव है, ये ध्यान में रखना है ना, एडवर्ब नहीं है। डास्टर्डली कॉन्स्पिरेसी मतलब एक ऐसा षड्यंत्र जो कि बहुत ही बुरा है, किसी को हानि या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। तो अदालत की तरफ से ये जो ऑर्डर जारी किए गए हैं इनको समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ना। एंडोसमेंट ऑफ एनी क्लेम का मतलब है दावा, इनोसेंस का मतलब है आपकी निर्दोषता, कि भाई आप निर्दोष हो। कन्विक्ट का मतलब है अपराधी, दोषी, है ना, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। इन द डास्टर्डली कॉन्स्पिरेसी, यानी कि इस बहुत ही बुरी कॉन्स्पिरेसी में जो भी दोषी शामिल थे उनकी इनोसेंस का दावा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट नहीं करता। एंड वेदर गवर्नमेंट्स शुड रिकमेंड रेमिशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एंड वेदर, कि क्या जो सरकारें हैं उन्हें सिफारिश करनी चाहिए रेमिशन की, सज़ा माफ़ी की, ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है
लोगों आम जनता का जो विचार होता है उस पब्लिक ओपिनियन के आधार पर जो सरकारें होती हैं उन्हें रेमिशन के लिए जो है रिकमेंडेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल बना हुआ है सोचने वाला, रिमेंस बना हुआ है, अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर करना, है ना, किसी बात पर विचार करना। तो यह एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है कि क्या जो विभिन्न सरकारें होती हैं उन्हें रेमिशन की सिफारिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के आधार पर।